सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो फाइनली कोस्ट गार्ड जीडी के लिए एक और सुपर मॉक टेस्ट क्लास लेकर के आ चुका हूं साइंस का। तो ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 8 है। और एक बार फिर से मैं आपसे कह देता हूं बाबू, ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 10/10 दिलाने का काम करेगा ये आपको सेक्शन 1 के अंदर साइंस में। तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, एक एक क्वेश्चन रट डालो। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं हमारे इस जो है क्लास का। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक तो जरूर करिएगा और एक शेयर भी जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं महापीडीएफ 3.0। बाबू, अगर अभी तक महापीडीएफ 3.0 नहीं लिए हो सेक्शन 1 के लिए, आपकी तैयारी अधूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको इस पीडीएफ बुक के अंदर जो है पांचों सब्जेक्ट, जो आपके सेक्शन 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है बेस्ट प्रैक्टिस सेट, टॉप एग्जाम क्वेश्चंस और लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका प्राइस RS 200 है, लेकिन आपको 200 का पेमेंट नहीं करना है, मात्र RS 100 का आपको पेमेंट करना है। और कहां पे करना है, कैसे करना है, इस नंबर पे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया 9795111812 पे, इसी पे आप मैसेज कर लीजिए। वहां पे आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तुरंत आपको ये बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये पीडीएफ बुक बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। अगर 50+ मार्क्स लाने हैं सेक्शन 1 में, सिर्फ एक पीडीएफ आपको 50+ मार्क्स लाने में मदद करेगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लास्ट जो हमने क्लास साइंस का किया था, क्लास नंबर 7 था, उसका ये क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन था, बेहद इंपॉर्टेंट था। हमने आपसे पूछा था क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड, कह रहा है जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी डेंसिटी यानी उसके घनत्व पे क्या जो है असर पड़ता है। ये उसका घनत्व जो है डिक्रीज होता है, घटता है, इंक्रीज होता है, या कोई चेंज नहीं होता है, या फिर में इंक्रीज हो सकता है, या फिर डिक्रीज हो सकता है। प्रेशर पे डिपेंड करता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। होगा क्या, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड, जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाएगा तो उसकी डेंसिटी में क्या होगी बाबू, गिरावट आएगी, डिक्रीज होगा, घटेगा उसकी डेंसिटी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ, ये हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, कह रहे हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। फ्यूजन रिएक्शन, फिजन, केमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो एक चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, संलयन और विखंडन। विखंडन मतलब होता है विखंड, मतलब टूटना, अलग अलग खंड होना, है ना। और संलयन मतलब जो दो परमाणु मिलकर के एक परमाणु बनाते हैं तो वो फ्यूजन होता है, ठीक है, आपस में कंबाइन होना। उसको कंबाइन होने को संलयन कहेंगे और टूटने को फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। एक बात बताओ, जब परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, ना कि हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। क्या चीज, फ्यूजन रिएक्शन होगा। जब जैसे मान लो कि बम विस्फोट वगैरह जब होता है, एटम बम वगैरह, ये सबके सब विखंडन प्रक्रिया फ्यूजन रिएक्शन पे ही तो काम करते हैं। तो जब ये ऐसा कुछ होता है तो हार्मफुल रेडिएशन, सबसे जो है मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेक्स टू द मून वुड, कह रहा है कि जब किसी पेंडुलम को चंद्रमा पे लेके जाया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, या जीरो हो जाएगा, या इंक्रीज होगा, बताइए। देखो पहले ही बता देता हूं, जब किसी पेंडुलम को चंद्रमा पे लेकर के जाएंगे तो उसके टाइम पीरियड में क्या होगा, बताइए, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। लेक्स फ्रीजेस इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर, लिविंग द वाटर अंडरनीथ एट, ओहो हो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि ज्यादातर जो ठंडे, ध्यान से सुनना, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो देश होते हैं, ठीक है, तो लेक फ्रीज हो जाता है कोल्ड कंट्रीज में विंटर के समय में, ठंडी के समय में। ऐसा क्यों होता है, जबकि देखो ऊपर होता है क्या, जैसे मान लो ये एक तालाब है, ऊपर का पानी क्या होगा, बताइए, जम जाएगा। लेकिन अंदर का जो नीचे का पानी होता है, बिल्कुल लोअर लेवल का जो अंडरनीथ जो वाटर होता है, वो नहीं जमता है, वो सेम एज रहता है। ऐसा क्यों होता है, बताइए। आपने देखा होगा कहीं भी, जैसे मान लो कि कहीं वीडियो वगैरह भी आपने देखा होगा, ठंडी किसी ठंडे देश का ऊपर से बर्फ जमी होती है, अगर बर्फ के जो है उस लेयर को तोड़ दिया जाए तो नीचे पानी होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। और कितनी डिग्री सेल्सियस पे ऊपर का पानी जमना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बताइए। जो करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है,
ठंडे देशों में, ठीक है, ठंडी में लेग्स फ्रीज हो जाते हैं, ऊपर का जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, ऊपर का जो है एक बर्फ का लेयर बन जाता है और नीचे का पानी सेम एज रहता है, वो नहीं जमता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ध्यान से सुनिएगा, वायु में ध्वनि की गति वेग पूछ रहा है। डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या डज डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि हवा में, ध्यान सुनना, हवा में साउंड ऑफ वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगा या टेम्परेचर घटने के साथ बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी साउंड की, या फिर जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, या डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ में, तापमान में कमी होने के साथ जो है वेलोसिटी भी घटेगी साउंड की। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, देखो जब टेम्परेचर में गिरावट आएगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड में भी गिरावट आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। एयर के अंदर अगर जो है कोई एयर में कोई साउंड जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर नीचे गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो याद रखिएगा उसके जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड के वेलोसिटी में भी क्या होगा, डिक्रीज आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक्रोफोन। अरे माइक्रोफोन काम करता है बाबू, जब आप बोलते हो उस चीज को क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जो है नेक्स्ट जो अगले का स्पीकर होता है, फोन स्पीकर होता है, उस तक पहुंचता है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो दोनों के काम उल्टा है, ठीक है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन हीटिंग फ्रोजन फूड्स इन सील्ड पाउचेज इन माइक्रोवेव्स, व्हाई डू यू फर्स्ट पोक होल्स इन द पाउच। अच्छा एक चीज दे रहा है, कह रहा है कि जब हम कभी माइक्रोवेव में अगर जो है फ्रोजन फूड्स को हीट करते हैं, ठीक है, फ्रोजन फूड्स का मतलब क्या हुआ बताइए, जमे हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो उसका पाउच होता है, जो सील्ड पाउच होता है जिसमें वो फ्रोजन फूड्स जो है सील किए गए रहते हैं, उसमें हम छोटे छोटे पोक्स होल कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं बताइए, हीट करने से पहले ही जो है उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं। प्रिवेंट स्टीम प्रेशर, मतलब ऐसा मतलब उसको क्या है, भाप के दाब को फटने से रोकने के लिए थैली, मतलब क्या होगा कि अंदर जो स्टीम का जो प्रेशर बनेगा उससे क्या होगा, अगर प्रेशर जब बाहर नहीं निकलेगा, स्टीम प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा, तो पाउच जो है ब्लास्ट कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, ब्लास्ट नहीं ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। या फिर टू अलाउ द हीट टू गेट इनटू द फूड थ्रू द होल, या फिर हम इसलिए छिद्र करते हैं उसमें ताकि छेद के जो है रास्ते हीट अंदर जा सके फूड को गर्म करने के लिए, या टू अलाउ द माइक्रोवेव्स टू गेट इनटू द फूड थ्रू द होल्स, या माइक्रोवेव को छिद्रों के माध्यम से भोजन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, या टू अलाउ दी अरोमा ऑफ द फूड टू कम आउट थ्रू द होल्स। ये तो होगा नहीं। एक बात बताओ, छिद्रों के माध्यम से भोजन की सुगंध को बाहर आने के लिए थोड़ी उसमें छिद्र करते हैं, ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्टीम प्रेशर बनता है उस पाउच के अंदर, ठीक है, हीट के वजह से जो अंदर स्टीम प्रेशर बनता है उसके वजह से पाउच ब्रस्ट ना हो, ठीक है, याद रखिएगा, फटने का डर होता है, पाउच के फटने का जो है ब्रस्ट होने का डर होता है, इसीलिए छोटे छोटे छिद्र करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओहो शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा, जो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ग्लास, कॉपर, लीड या वाटर, किसका अधिक होता है, पानी का सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो सबसे अधिक होता है इन चारों में से पानी का, वाटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स बिकॉज इट हैज, कह कि लाल बत्ती का, देखो ये मैं पढ़ा चुका हूं, एक चीज देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, ठीक है, कई सारी चीजें मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ठीक है। अगला तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेड लाइट जो है हम लोग सिग्नल्स में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत दूर से ही वो दिख जाता है रेड लाइट, ठीक है, वेवलेंथ जो होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, क्या होता है, लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म। ओहो शानदार क्वेश्चन है, कि जब प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, सब मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है।
यानी अधिकतम विचलन जो है देखने को मिलता है। रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो, बताइए किसमें देखने को मिलता है? दैट इज सी, वायलेट कलर में सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, वायलेट कलर में सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कोस्ट गार्ड में कई बार पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टीम एट 1000 डिग्री सेल्सियस काजेज मोर सर्वल बर्न्स देन एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, कह रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर भाप से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन होगी। क्योंकि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, अगर किसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल रहे हो, ठीक है, और कोई भाप है 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो मतलब भाप से ज्यादा जलन होगी, पानी से ज्यादा जो है जलन हमें भाप से होगी। क्या ऐसा क्यों होता है, बताइए? स्टीम हैज नो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर हैज नो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर हैज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताइए, भाप में कोई विशिष्ट ताप क्षमता नहीं होती, गलत है ये। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी होती है, वाष्पीकरण की, वेपोराइजेशन की। पानी की कोई विशिष्ट ताप क्षमता नहीं होती है, पानी की संलयन की गुप्त गर्मी होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होती है पानी के अंदर, बिल्कुल होती है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है स्टीम के अंदर। ठीक है, स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी, गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, उसमें अधिक उष्मा, जितना आपको दिखता है ना कि वो जितनी डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपको दिख रहा है कि जो है स्टीम 1000 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 1000 की जगह जो है 1200 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है, जो उसका जो लेटेंट हीट होता है, जो छुपा हुआ जो हीट होता है स्टीम के अंदर, ठीक है, वो आपको नहीं दिखता है लेकिन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? उससे अधिक हीट होता है, जितना आप देख रहे हो ना, जितना आप मेजर कर पा रहे हो कि स्टीम की हीट इतनी 1000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसकी अपेक्षा उसकी हीट अधिक होती है, जिसके कारण हमें जो है ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनबो इज सीन आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज, कह रहा है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, बरसात के बाद होता क्या है कि हमें आकाश में जो है क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष दिखता है। और ये इंद्रधनुष क्यों दिखता है? क्योंकि जो है आसमान में पानी के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, जो लटके होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटी, मतलब एक बात बताओ, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वहीं तक तो ग्रेविटी सीमित है। उसके ऊपर जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे छोटे छोटे जो है कहीं कहीं जो हैंगिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, वो किस तरह का एक्ट करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, जिसके कारण हमें रेनबो दिखाई देता है? लेंस का काम करते हैं, मिरर्स का काम करते हैं, प्रिज्म का या स्लिप्स। देखो, ये प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, तभी तो हमें जो है रेनबो का सारे कलर दिखाई देंगे ना, एक कलर के सारे कलर दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए ये एज ए प्रिज्म काम करते हैं, इसलिए हमें रेनबो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताइए, एज ए प्रिज्म काम करते हैं या एज ए मिरर काम करते हैं? ये चीज, इसको जरा सही कर लीजिएगा, इसको जरा सही कर लीजिएगा। एज ए प्रिज्म काम करती है, एज ए मिरर्स काम करते हैं? ठीक है, बताइए। दे एक्चुअली दे वर्क्स एज ए मिरर्स। ठीक है, याद रखिएगा, एज ए मिरर्स वर्क करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिज्म नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कन्वर्सेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट? ओहो, शानदार क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है। रॉकेट की जो गति का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो मामले हैं, वो कौन से संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, किसके अंतर्गत? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ये गति का संरक्षण का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ठीक है, रॉकेट की गति का जो मामले हैं, ये कौन से संरक्षण सिद्धांत पे लागू होते हैं? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गति का संरक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड इज ड्यू टू, ये भी शानदार क्वेश्चन है। आपने हीरा देखा होगा, हीरे की जो चमक होती है वो उसकी किसके कारण से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इंटरफेरेंस होता है लाइट का, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या लाइट का पोलराइजेशन की वजह से होता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है। ध्रुवीकरण, अपवर्तन, हस्तक्षेप, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कुल आंतरिक परिवर्तन। क्या होता है? देखो, ये
स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड यानी जो है हीरे की चमक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल, मतलब कि अगर किसी, देखो एक कॉपर वायर है, जैसे मान लो कि इतना बड़ा एक कॉपर का तार है, ठीक है, और इसमें जितना रेजिस्टेंस दौड़ रहा है, ठीक है, मान लो कि 2 ओम का रेजिस्टेंस इसमें दौड़ रहा है, और इस वायर को अगर हम लोग डबल कर दें, ठीक है, डबल कर दें, ठीक है, इसके जितनी इसकी लेंथ थी उसके डबल इस वायर को कर दें, तो इस वायर में कितना कितना रेजिस्टेंस रह जाएगा, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा या आधा हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ ए कॉपर वायर, अगर किसी कॉपर वायर को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा, उसके लेंथ के जो है डबल कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा बाबू, डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इलिप्स विद नेक्ड आइज बिकॉज, कह रहा है कि नग्न आंखों से, आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नग्न आंखों से, मतलब खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन सूर्य से आता है वो हमारी रेटिना को जला सकता है, या हमारी आंख की रेटिना को जला सकता है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से आते हैं वो हमारी रेटिना को जला सकते हैं, या जितने भी प्रकार के रेडिएशन सन से इनिशिएट होते हैं, केमिकल रिएक्शंस पर जो है हमारी आंखों में जो है इनिशिएट करते हैं, या कॉस्मिक रेज जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, वो जो है कॉस्मिक रेज जो है हमारी आंखों तक जो है, ये क्या बोलते हैं, ग्रहण के दौरान ज्यादा पहुंचती है हमारी आंखों तक। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होता है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है सूर्य क्या है आपका, वो नहीं करता है, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड नहीं होता है, ठीक है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं सूर्य से, वो क्या होता है, हमारी रेटिना को सीधे हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमारी रेटिना को जला सकते हैं सोलर इलिप्स के दौरान, ठीक है, इसलिए नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड इन, कह रहा है आपने पैराबोलिक मिरर का नाम ही सुना ही होगा, इनका प्रयोग कहाँ होता है, कार के हेडलाइट्स जो होते हैं, ड्राइविंग मिरर्स नहीं होगा, डेंटिस्ट मिरर भी नहीं होगा, और सेविंग मिरर भी नहीं होगा, है ना, जो क्या होगा, ये कार के हेडलाइट्स में पैराबोलिक मिरर्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन मिरर्स द ब्लैक सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ, कह रहा है कि दर्पण में पिछली सतह जो होती है, अगर आपने एक वो देखा होगा शीशा, अगर आप देखे होंगे, ठीक है, आपके घर में भी शीशा वगैरह होगा, तो शीशे के पीछे अगर आप देखोगे तो एक लेयर कोटेड होता है, ठीक है, वो पतली लेयर जो कोटिंग होती है वो किस चीज की होती है, शीशे के ऊपर, मरकरी, सिल्वर, रेड ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट, किसका होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो वो सिल्वर की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर यानी चांदी की कोटिंग होती है, लेकिन ओरिजिनल चांदी मत समझ लेना, ठीक है, जो है उसके ऑक्साइड्स होते हैं, सिल्वर कोटिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या दर्शाता है, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या स्पीड, क्या दर्शाता है, याद करो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, है ना, समय के साथ में इसको बोलते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, तो v अपन टी का जो आपका ये जो टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या दर्शाता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा, फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मोब कंटेंट्स, पहले आपने ध्यान से देखा होगा कि पुलिस के द्वारा, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो है जो भीड़ को तीतर बीतर, जब कहीं भीड़ जुट जाती है, जो है ढेर सारे लोग जो है इकट्ठा होकर के नारेबाजी करने लगे, या फिर जो है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जब सिचुएशन, तो पुलिस वहां पे क्या यूज करती है, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले दागती है ना, तो उसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, टीयर गैस में आंसू गैस के जो गोले होते हैं जो पुलिस दागती है, उसमें क्या इस्तेमाल, किस चीज का वो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, बताइए क्या होता है, दैट इज क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन होता है, फार्मूला याद रखना, C10H5Cl2, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, जो वहां पे आपके यूज किया जाता है ये टीयर गैस का फॉर्मूला याद रखना, C10H5Cl2, ठीक है, क्लोरीन होता है उसमें, उस टीयर गैस में क्लोरीन होता है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं,
इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला बता दिया, C10H5Cl N2, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो गलत मत करना। When milk is churned, the cream separates from its due to, कह रहे दूध को जब मथा जाता है, ध्यान से सुनना, जब दूध को मथा जाता है तो उससे मलाई अलग हो जाती है। ये किस फोर्स के कारण होता है? ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैक्सियस फोर्स, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो फ्रिक्शन फोर्स तो होगा नहीं, घर्षण बल तो नहीं ही होगा, है ना, घर्षण बल नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आप बीच में, ठीक है, बीच में आप क्या फोर्स लगा रहे हो, और जो मलाई है वो निकल करके क्या है, जो उसकी मलाई निकलती है वो निकल करके बाहर की तरफ जा रही है ना, बीच से निकल करके बाहर की तरफ जो है चारों तरफ क्या है, मलाई जम जाती है, ठीक है, जब दूध को मथा जाता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्र प्रसारक मतलब केंद्र से उसका प्रसार होता है उस बल का, ठीक है, केंद्र प्रसारक बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिजेबल नॉइज लेवल एट रेसिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल जो हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो 60 dB का होता है, ठीक है। जैसे अब हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है वीडियो के माध्यम से, तो ये नियर अबाउट कहीं ना कहीं जो है 60 dB तक का नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है, 60 dB तक का जो है बात होता है, डेसिबल तक का। और वहीं अगर नॉइज पॉल्यूशन देखा जाए तो 80 dB से ऊपर जैसे ही जो है साउंड जाता है, वो नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और 120 dB जब जाता है, 120 dB जहां पहुंचता है, हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और शहर में जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय क्षेत्र जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे रात के समय ड्यूरिंग नाइट टाइम जो परमिएबल नॉइज लेवल होता है, कि मतलब कितनी ध्वनि आप जो है उत्पन्न कर सकते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, वो 45 dB होता है। मतलब समझ लो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन से भी कम जो है आप आवाज उत्पन्न कर सकते हो, 45 dB होता है, ठीक है। नियर अबाउट 45 to 50 dB होता है, लेकिन 45 जो है हर जगह परमिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं पहले भी करा चुका हूं, एग्जाम में भी आ चुका है। मतलब देखो तीनों चारों चीज नॉइज से रिलेटेड मैंने बता दिया है। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो 60 dB पे, अगर जो है रेसिडेंशियल एरिया में रात के समय जो परमिएबल नॉइज है गवर्नमेंट के द्वारा, वो 45 dB का है। 80 dB से आपका जो है नॉइज पॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है, 120 dB पे पहुंचता है हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन, मतलब जो है जो सहन से बाहर जो नॉइज पॉल्यूशन हो, ठीक है, उस तरह का हो जाता है। तो सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है, ध्यान से सुनना, जो कोर बनता है उसके लिए सबसे अच्छी जो है मटेरियल कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील होता है? नहीं 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 नहीं। माइल्ड स्टील, हार्ड स्टील, सॉफ्ट आयरन, क्या होता है? अरे बाबू सॉफ्ट आयरन बनता है। जो ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है वो सॉफ्ट आयरन का बनता है, ठीक है, याद रखना, नरम लोहे का। अगला सेफ्टी फ्यूज, वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस मेड अप ऑफ मेटल ऑफ लो। अच्छा एक बात बताओ, सेफ्टी फ्यूज अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो फ्यूज यूज किए जाते हैं घर में, जो बोर्ड्स वगैरह में जो है, जो मेन स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, वहां पे अगर आप डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंसेस होते हैं उसमें जो सेफ्टी फ्यूज यूज किया जाता है, वो आपने देखा होगा कि उनमें रेटिंग होती है, ठीक है, कि इतने वोल्ट तक का जो है एनर्जी इस पे वो कर सकता है, तो उससे अधिक अगर हुआ तो वो ब्लो कर जाता है, जल जाता है वो फ्यूज, है ना। तो इसकी जो ये सेफ्टी फ्यूज होते हैं, ये कितना मतलब किस तरह के जो है आपके उसके बने होते हैं, मेटल जो होते हैं, इनमें क्या कमी होती है? इनमें कम रेजिस्टेंस वाले फ्यूज वो मेटल के बने होते हैं, या कम मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल की ये फ्यूज बनते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले, या कंडक्टेंस वाले? देखो कम रेजिस्टेंस वाले अगर बनेंगे तो भाई साहब पता है ना क्या हो सकती है, पूरा घर पता चले जो है जल के राख हो गया, फिर जो है फ्यूज तब तक नहीं उड़ा, है ना। अगर ज्यादा जो है वोल्टेज पे आप बना दिए तो फिर होता क्या है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर इनसे जितने ये 220 या 250 वोल्ट का जो भी इनका वो होता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, उससे अधिक जहां जो है घर में अगर बिजली का वो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, इससे अधिक अगर बिजली का वो सप्लाई गया, फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मेटल्स की ये बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ज्यादातर हमें लगता है ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि जो सेफ्टी फ्यूजेस होते हैं वो ज्यादातर एलो होते हैं, सबके सब जो है मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज। ओहो शानदार क्वेश्चन है। आजकल तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, मैचेस आप देख ही रहे होगे, लेकिन फिलहाल अभी मैचेस पे अपने रोक लगाइए क्योंकि आपका एग्जाम है 20 अप्रैल से, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। देखो होता क्या, कह रहा है कि जब किसी क्रिकेट बॉल को, ठीक है, जब कोई क्रिकेट बॉल एक जो है बैट्समैन की तरफ आ रही है तो वो किस एंगल से, ठीक है,
वो किस एंगल से उस बॉल को मारेगा बैट से अपने, ताकि बॉल सबसे अधिक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे वो गेंद। बताइए, कह रहा कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से जो है एक बैट्समैन मारेगा। बताइए, ताकि वो गेंद जो है सबसे लंबी जो है दूरी तय कर सके। 60 डिग्री हॉरिजेंटल, ठीक है, 36 की तरफ, 45 डिग्री हॉरिजेंटल, 30 डिग्री हॉरिजेंटल या 15 डिग्री। देखो 45 डिग्री हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। अगर आप 45 डिग्री हॉरिजेंटल जो है 36 की तरफ जो है 45 डिग्री पे अगर मारते हो, ठीक है, उस गेंद को, तो वो सबसे अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली, ये कह रहा है कि आवर्धक कांच आपने सुना होगा, तो ये मूल रूप से क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, प्लानो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, क्या होता है, ये सब के सब कन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, कह रहा है ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पे निर्भर करती है बाबू, पिच हमेशा किस पर निर्भर करती है, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की जो पिच होती है, ठीक है, साउंड की जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। याद करो वो मैंने एक बार क्वेश्चन एक करवाया था कि महिलाओं की आवाज जो है पुरुषों की अपेक्षा सुरीली, ज्यादा सुरीली क्यों होती है, कराया था ना मैंने, याद करो, ठीक है। ये सारा उसी का खेल है, ठीक है। तो जो साउंड ऑफ पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, एक फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है, एल एफ टीन एंड कॉपर। देखो फिर वही चीज, फ्यूज वायर आ गया ना, फ्यूज सेफ्टी फ्यूज वाला। तो जो फ्यूज का वायर होता है, फ्यूज वायर जो बनता है वो किसका बना होता है, टीन और कॉपर के जो है मिश्र धातु से, या टीन और लीड के मिश्र धातु से, या टीन और एल्युमिनियम के मिश्र धातु से, या निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु से। बताइए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो है धातुओं से मिलकर के ये बनेगा जो मिश्र धातु से तैयार होगा। बताइए किससे बनता है, सो इट्स मेड अप ऑफ, बताइए, टीन और लीड, ठीक है, टीन और लीड, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए, देखो इनका होता क्या है कि जो आपका फ्यूज वायर होता है, ठीक है, जो बनता है उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है मिश्र धातु बनाने में फ्यूज वायर का, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम होना चाहिए, ठीक है, नियर अबाउट 183 डिग्री सेल्सियस तक जो है ब्लो हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाइट क्लॉथेज आर कूलर देन ब्लैक वन बिकॉज, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिनों में अगर आप एक लड़का है अगर काला कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, काला शर्ट पहन लिया, और एक लड़का अगर सफेद शर्ट पहना हुआ है, तो एक बात बताओ गर्मी ज्यादा किसको लगेगी, ज्यादा गर्मी किसको लगेगी, ऑब्वियस सी बात है किसको लगेगी, काले कपड़े वाले को, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो काला कपड़ा होता है बाबू वो ज्यादा गर्मी सोखता है, मतलब जो है हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो व्हाइट क्लॉथ है बाबू वो क्या है, जब ऐसे हीट इस पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो व्हाइट क्लॉथेज होती हैं, ठीक है, वो ब्लैक क्लॉथेज काले कपड़ों की अपेक्षा ज्यादा ठंडी क्यों होती हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब ऑल द लाइट दैट रीचेस देम, वो सभी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नहीं, व्हाइट क्लॉथ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ब्लैक क्लॉथ एब्जॉर्ब करता है, तभी ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, रिफ्लेक्ट कर देता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। देखो जब आप पढ़े रहोगे ना, बिना ऑप्शन देखे ही आप आंसर बता दोगे, जैसा मैंने आपको इसका ये थ्योरी बता दिया बिना देखे ही, है ना, बिना हम तो केवल क्वेश्चन पढ़े और हमने आपको इसकी बिना ऑप्शन देखे ही इसका आंसर बता दिया, थ्योरी बता दिया कि ब्लैक जो क्लॉथेज होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और व्हाइट क्लॉथेज जो है ज्यादातर जो है हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखो आंसर भी आपका सही आ गया। इसीलिए कहता हूं पढ़ाई जरूरी है, जब एक क्वेश्चन को आप 10 बार जो है प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपके जहन में बैठ जाएगा, फिर आपके जहन से निकलने वाला नहीं है, आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है वो उसका आंसर, ठीक है, वो थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो क्या होता है कि व्हाइट क्लॉथेज जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं पहले बता देता हूं, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है एनडीए का भी फॉर्म डाल रखा है ना, और आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एसी का भी जो है फॉर्म कोस्ट गार्ड का डाल रखा है और जीडी का भी फॉर्म डाल रखा है। अब दिक्कत ये हुई है कि ये तीनों एग्जाम लगभग सेम डेट पे लड़ गए हैं, है ना, लगभग ये 3 एग्जाम एक ही डेट पे पड़ गए हैं। तो अब आपको चिंता होगा कि कौन सा एग्जाम दें, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जिस एग्जाम की आपको लगता है कि बेहतर से बेहतर आपने तैयारी की है वही एग्जाम देने जाइए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर देखो जीडी के अंदर भी फिजिक्स मैथ जरूर पूछेगा,
आपका एसी में भी पूछेगा और साथ ही में एनडीए के अंदर तो पूछेगा ही पूछेगा फिजिक्स मैथ, है ना। तो वो तो कंपलसरी है, तीनों में ही होने वाला है। लेकिन उसके अपेक्षा सेक्शन 1 जिसका आपको इजी लगता है, मतलब जीके और इंग्लिश वगैरह जो पूछता है आपका, साइंस वगैरह, तो ये सेक्शन 1 जिसका आपको ज्यादा इजी लगता है वो सब्जेक्ट आप चूज करिएगा, ठीक है। मतलब जो है आप जिस चीज में परफेक्ट हो, जिस एग्जाम की तैयारी आपकी ज्यादा बेहतर से बेहतर हुई हो, जिस एग्जाम की भी तैयारी, वही देने जाइएगा, ठीक है। तो मेटल टी पॉट्स आपने देखा होगा, ठीक है। चलो एक मैं केतली का वो ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एक केतली समझ लो, चाय की जो केतली होती है, अगर आपने देखा होगा जो केतली बनी हो, ऐसे जो केतली होती है, ठीक है। चलो एक केतली ले लो और इस पे जो ये केतली हो गई, ठीक है। इस पे जो ये पकड़ने वाला होता है, इसको उठाने वाला, ये लकड़ी का बना होता है, बाकी पार्ट इसका पूरा मेटल का बना हुआ है। लेकिन उसका जो हैंडल होता है जिससे केतली को उठाया जाता है ना, वो केतली जो केतली का जो हैंडल है वो क्या होता है, वो लकड़ी का होता है। ऐसा क्यों है, उसके हैंडल में लकड़ी लगाया गया होता है, बताइए। क्योंकि लकड़ी क्या है, बेड कंडक्टर है हीट का, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉर्ट, इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट्स, इट्स हाइजेनिक। अच्छा देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये तो मेटल का बना हुआ है ना, एक तरह से एल्युमिनियम कह लो या स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है वो केतली आपका, है ना, चाय की केतली। अब होता क्या, ये मेटल का बना हुआ है और आपको पता होगा कि मेटल जो है एक हीट के बहुत अच्छे खासे जो है क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं, है ना। तो हीट जैसे ही आप इसमें चाय डालोगे, ये पूरा पूरा बर्तन आपका क्या है, गर्म हो जाएगा। तो आप उसको जो है केतली के हैंडल को वैसे तो पकड़ करके ढाल नहीं सकते चाय, तो इसीलिए उस पे क्या है, लकड़ी लगा दिया जाता है, ताकि उस हैंडल से जो है हीट लकड़ी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है ना। लकड़ी गर्मी का एक बुरा संवाहक होता है, ठीक है, हीट का। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वाटर फ्रॉम ए हैंड पंप इज वार्म इन विंटर बिकॉज। ये भी शानदार क्वेश्चन है। तरह की आपने देखा होगा कि जो नल होता है, ठीक है, अगर ठंडी के दिनों में, ठीक है, अगर आप 2-4 हुल जो है पानी चला दो तो उसके बाद गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए। क्योंकि देखो, इसका आंसर भी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़े रहोगे ना, कर लोगे, होता क्या है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है और हमारे अर्थ जो पृथ्वी है, यहाँ पे जैसे मान लो जहां पे ये नल गड़ा हुआ है आपका, उसके नीचे एक लेयर छोड़ करके उसके बाकी के नीचे के जो लेयर के जो हीट जो आपका वो है, उसका हीट हमारे बाहरी टेम्परेचर जो हमारा बाहरी वातावरण है उससे अधिक होता है, और हीट अधिक होगा मतलब पानी गर्म आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, और बॉडी इज कोल्ड इन विंटर, ये गलत है यार। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हायर, देखो, देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो अधिक है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। इसकी वजह से जो पानी हमारे हैंडपंप के थ्रू जो नीचे जमीन से आती है वो ज्यादा गर्म होती है ठंडी के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन फॉर यू। इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना है, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। फटाफट देख लेते हैं। इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क, कह रहा कि अगर दूध में से क्रीम निकाल दिया जाए, ठीक है, मान के चलो अगर दूध में से क्रीम निकाल दिया जाए तो उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, उसके घनत्व पे क्या असर पड़ेगा, सबको कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हो सबको कमेंट करना है, शर्माना नहीं है, चाहे आपको आता है हो या ना आता हो। जब आप कमेंट करोगे तभी आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो फटाफट बताइए। देखो, जब दूध में से क्रीम निकाल दिया जाए तो उसके घनत्व पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल के लिए अब देखो, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। दूसरी चीज, महापीडीएफ 3.0 बाबू, बार बार मैं कहता हूं, महापीडीएफ 3.0 नहीं लिए हो तो 9795111812 पे मैसेज करके ये पीडीएफ बुक जो प्रैक्टिस सेट बुक है इसको लीजिए, सॉल्व कीजिए। 50+ मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है सेक्शन 1 के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और हाँ, अभी मैंने दोपहर में एक वीडियो किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे लेकर के, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्यों क्या हो सकता है। क्योंकि देखो इस बार आपकी वैकेंसी जोन वाइज है ना, काफी सारे बदलाव हुए हैं इस बार आपकी कोस्ट गार्ड जीडी की वैकेंसीज में, जोन वाइज वैकेंसीज हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे अफेक्ट करने वाली हैं आपके कट ऑफ को। तो क्या कैसे कट ऑफ वगैरह लगेगा उसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, तो वीडियो जाकर के चैनल के अंदर जरूर देख लीजिएगा। आज ही दोपहर में मैंने वो वीडियो किया था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।